नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कावेरी जल विवाद के बारे में, जो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। आप जानते हैं कि कावेरी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण और पवित्र नदी है, जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में महत्व के कारण काफी अहम भूमिका रखती है दक्षिण भारत में। अगर हम बात करें इसके धार्मिक महात्म्य की, तो इसके तट पर स्थित वो प्रमुख मंदिर, वो प्रमुख तीर्थस्थल इसके धार्मिक महात्म्य को बयां करते हैं, चाहे वो रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या मयूरनाथ स्वामी मंदिर। वहीं तमिल सभ्यता से लेकर चेर, चोल और पांड्य शासकों ने इसको अपनी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाए रखा, जो इसके ऐतिहासिक महत्व की तरफ इशारा करते हैं। महाकाव्यों में भी इसका जिक्र है, रामायण और महाभारत में इसका उल्लेख इसकी ऐतिहासिकता को और प्राचीन समय तक जोड़ते हैं। वहीं अगर आर्थिक महत्व की तरफ हम देखें, तो वर्तमान में भी चाहे वो जल विद्युत हो, मत्स्य हो, पेयजल हो या कृषि हो, इसके साथ साथ जैव विविधता या पर्यावरण संरक्षण हो, हर क्षेत्र में इसने अपने महत्व को एक हस्ताक्षर के तौर पर प्रस्तुत किया है। वैसे आजकल जो जल संकट है एक प्रमुख समस्या है, और दक्षिण भारत के जल संकट में इस नदी का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसे में ये कावेरी नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं रहती है, बल्कि एक जीवन धारा बन जाती है। इस नदी की जो जल है उसको लेकर जो विवाद है वो काफी पुराना है, लगभग 150 वर्षों से ये विवाद चला आ रहा है। एक बार फिर से ये विवाद सुर्खियों में है, जो परीक्षा के लिहाज से आपको जानना जरूरी है कि वास्तव में ये कावेरी जल विवाद क्या है और वर्तमान समय में इस विवाद का क्या कारण है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम कावेरी जल विवाद के स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो वर्तमान उसका प्रसंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों को लेके ही वास्तव में जो टकराहट है वो काफी, ये दोनों राज्य आमने सामने होते रहे हैं। वैसे तो इसमें अन्य राज्य भी शामिल हैं, जो आगे हम आपको जिसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान मुद्दा है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के फिर आमने सामने आने की वजह से सुर्खियों में आया है। अब देखिए, कर्नाटक के पास 4 जलाशय हैं और उनका जो संयुक्त भंडार है वो थोड़ा ज्यादा है। उसकी अगर हम बात करें तो लगभग 75 हम कह सकते हैं कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट के बराबर है, अर्थात TMCFT जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसके बराबर है। तमिलनाडु के पास भंडार जल का थोड़ा कम है, क्योंकि मैत्तूर बांध के ऊपर जो जलाशय है उसी से इसको पानी की भरपाई हो पाती है, और वो लगभग 13.808 TMCFT के बराबर है। अब ऐसे में तमिलनाडु जो है वो कर्नाटक से पानी चाहता है कि वो इस नदी के थ्रू जो पानी आता है उसको थोड़ा सा और उपलब्ध कराए। इसमें कर्नाटक ने थोड़ी हिलाहवाली की, इसके इस मंशा को पूरा नहीं किया। इसकी वजह से दोनों के बीच एक बार फिर से विवाद उभर कर सामने आया है। अब ऐसे में तमिलनाडु का यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रुख की तरफ जा सकता है, जैसा कि पिछले वर्ष में भी देखने को मिला था। पिछले वर्ष भी ऐसा कुछ मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। तो इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, इसकी वजह से यह मामला फिर से सुर्खियों में है। तो आइए देखते हैं क्या है कावेरी जल विवाद इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले खबर को देखेंगे, खबर के बाद ये चर्चा में क्यों है। कावेरी नदी का एक परिचय होने के साथ साथ हम आपको बताएंगे क्या कावेरी जल विवाद का इतिहास है, साथ साथ अभी जो वर्तमान मुद्दा है उस तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो कुछ टेक्निकल पोर्शन है, अर्थात क्या है CWMA और CWRC, इसको भी समझेंगे। और अंत में इसके संवैधानिक पक्ष को देखने के साथ साथ हम अभ्यास प्रश्न तक चलेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इस कार्यक्रम का PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप इन-डेप्थ कार्यक्रम को फॉलो कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से जोड़ के आप इस खंड को देख सकते हैं। खबर की बात करें तो खबर है डेक्कन हेराल्ड की, तमिलनाडु ओपन टू मूविंग SC ऑन नॉन रिलीज ऑफ कावेरी वाटर बाई कर्नाटका। तो कर्नाटका के द्वारा जो वाटर रिलीज नहीं किया जा रहा है उसकी वजह से फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में तमिलनाडु है, इस वजह से ये चर्चा में पूरा का पूरा मुद्दा आ गया है। अब देखिए, कावेरी नदी को सबसे पहले उसके संबंध में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो कावेरी नदी, जैसा आप मैप में देख सकते हैं कि ये कर्नाटका में इस स्थान से निकल रही है, और यहां से ये यात्रा करते हुए ये फिर से आप देख रहे हैं ये तमिलनाडु से होते हुए, पुडुचेरी से होते हुए, और ये बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखिए, ये जब यहां से इसका उद्गम होता है तो इसमें अब आप सोचेंगे कि इसमें केरल का नाम क्यों आता है। देखिए, इस पूरे विवाद में 4 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें केरल इस तरह से जुड़ा हुआ है कि क्योंकि इसके बेसिन में जो अन्य सहायक नदियां हैं उससे केरल की भी कनेक्टिविटी होती है, इस वजह से इसके जल से कनेक्टिविटी केरल की होने के कारण केरल भी इस विवाद का एक अहम हिस्सा है। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो तमिल में
इस नदी को पोन्नी कहा जाता है, कावेरी नदी को। और जिस तरह से उत्तर भारत में या संपूर्ण भारत में एक पवित्र नदी के तौर पर गंगा को देखा जाता है, वैसे ही दक्षिण भारत में इसकी पवित्रता की वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कभी कभी लोग पुकारते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक का जो दक्षिणी पश्चिमी एरिया है, वहीं पर पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, यहां पर उसी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और फिर से कर्नाटक से होते हुए, तमिलनाडु से होते हुए, पुदुचेरी से होते हुए ये फिर से बंगाल की खाड़ी में जाकर यहां पर ये इसका विलय होता है, समुद्र में ये गिरती है। अब देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु और इसके साथ साथ केरल के साथ साथ पुदुचेरी, ये 4 राज्य इसका हिस्सा है। इस बात को आपको याद रखना है। अब इसमें बाएं तट पे भी कुछ सहायक नदियां हैं, दाहिने तट पे भी कुछ सहायक नदियां हैं। परीक्षा के लिहाज से ये आपसे पूछ सकता है, इसको एक नजर इस पर डाल लें। बाएं तट की कुछ सहायक नदियों की अगर बात करें तो अर्कावती है, हेमावती है, शिमसा है और हरंगी है। वैसे ही दाहिने तट की जो सहायक नदियां हैं इसमें देखें तो लक्ष्मण तीर्थ है, सुवर्णवती है, नोइल है, भवानी है, काबिनी है और अमरावती है। तो ये कुछ तथ्य थे जिसको आप ध्यान रखेंगे कावेरी नदी के संबंध में। अब कावेरी नदी के जल को लेकर वो क्या विवाद है, दक्षिण भारत में जल की जब कमी होती है तो इस विवाद को हम देखेंगे, ये विवाद और तूल पकड़ता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब मानसून का समय है, जल की उपलब्धता अगर ज्यादा है, ऐसे समय में ज्यादा जल होने के बाद भी अगर कोई राज्य जल नहीं देता है तो दूसरे राज्य का नाराज होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसको पहले स्टैटिक पोर्शन को समझें कि वास्तव में इस विवाद का ओरिजिन कहां से हुआ। तो देखिए इसमें 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसा मैंने आपको बताया यह विवाद काफी पुराना है, 150 वर्षों से चला आ रहा है और 1892 में आप देख सकते हैं और 1924 में इस विवाद के कारण ही 2 समझौते हुए। आप देखेंगे तब ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था और मैसूर राज्य हुआ करता था। आप जानते हैं कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें तमिलनाडु का पूरा राज्य आता था, आंध्र प्रदेश का तटीय हिस्सा आता था, साथ साथ केरल का मालाबार आता था, उड़ीसा आता था और वहीं वर्तमान जो कर्नाटक है उसमें मैसूर राज्य आता था। तो उस समय 1924 और 1892 में उसमें तात्कालीन जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मैसूर राज्य था, इनके बीच में मध्यस्थता के लिए 2 समझौते किए गए थे। और ये इस समझौते के माध्यम से ये बात तय की गई थी कि कोई भी निर्माण परियोजना अगर होगी, अगर किसी भी प्रकार का निर्माण होगा, तो जो ऊपर का राज्य होगा, ऊपरी तटवर्ती राज्य होगा, वो निचले तटवर्ती राज्य की परमिशन के बगैर, अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऊपर कर्नाटक मान लीजिए है, नीचे तमिलनाडु है और कर्नाटक यहां पर कोई निर्माण करना चाहता है तो तमिलनाडु के परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। जैसा कि कावेरी नदी पर अगर जलाशय का निर्माण होना है तो पहले कर्नाटक को तमिलनाडु से परमिशन लेना होगा। यह बात इस समझौते में तय हुई। लेकिन विवाद कब शुरू हुआ? जब 1974 में यहां से जो बातें तय हुई थी उस बात का उल्लंघन हुआ। क्या हुआ? तो देखिए कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, यहां पर एक विशेष मंशा के तहत। अब ऐसा करने से इस समझौते का उल्लंघन हुआ, दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और यह विवाद चलते 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 आप देखेंगे 1990 का समय आ गया, लगभग 16 वर्ष बीत भी गए। तो 16 वर्षों बाद जब यह विवाद काफी बढ़ने लगा, तूल पकड़ने लगा, तो कावेरी के जल के इस विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, जिसको आप देख सकते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, CWDT के नाम से भी जाना जाता है। अब इस न्यायाधिकरण ने यह कहा कि अब इसको यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस विवाद का यह निराकरण करे। लेकिन अब इसने भी काफी वक्त लगाया। आप देखें 17 वर्षों बाद 2007 में, 1990 से 2007 का समय हुआ, 17 वर्ष का समय बीत गया। इसके बाद आप देखेंगे कि कावेरी जल को 4 तटवर्ती राज्यों के बीच, अर्थात केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में, इसके बीच विभाजित करने का निर्णय इस ट्रिब्यूनल में लिया गया। और यह कहा गया कि संकट के जब वर्ष होंगे, जो विशेष परिस्थितियां होंगी, तो इसको आनुपातिक रूप से बांटा जाएगा। अर्थात संकट के समय जिसको जितनी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता के अनुसार इसका विभाजन होगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो विभाजन है वो कैसे है? तो सामान्य वर्षों में कहा गया कि जो 740 TMC जो पानी है, अर्थात 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो पानी है, उस पानी की कुल उपलब्धता पर विचार किया गया और यह कहा गया कि चारों राज्यों के बीच में निम्न प्रकार से बांटा जाएगा। इसको निर्दिष्ट किया जाता है। क्या, कैसे बांटा जाएगा? तो तमिलनाडु को 404.25 TMC, कर्नाटक को 284.75 TMC, केरल को 30 TMC और पुडुचेरी को 60 TMC पानी बांटा जाएगा। ऐसा निर्देश दिया गया इस ट्रिब्यूनल के माध्यम से 2007 में। अब 2007 में जो बातें निर्धारित हुई, फिर वो भी विवाद बना रहा। तो इसमें भी
कुछ जो पक्ष थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उस बात को जब मानने में उसकी फ्लुएंसी कहीं न कहीं से टूट रही थी, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले के जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कावेरी नदी को एक तो राष्ट्रीय संपत्ति भी घोषित किया गया था, याद आप ये भी रखेंगे, और साथ साथ CWDT के द्वारा अर्थात जो ट्रिब्यूनल था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो निर्धारित जल बंटवारा था, उस बंटवारे को, उस व्यवस्था को तो बरकरार रखा गया, लेकिन उसमें कुछ आंशिक परिवर्तन करते हुए न्यायाधिकरण ने अर्थात ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि पानी छोड़े जाने के लिए, उसका विनियमन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको ध्यान देने के लिए, सही से वो चीजें उसका अनुपालन हो, उसके लिए केंद्र सरकार को कहा कि आप एक निगरानी प्राधिकरण का गठन करिए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अब जब ये न्यायाधिकरण ने ऐसा कहा गया कि आप ऐसा प्राधिकरण, निगरानी प्राधिकरण गठित करें, तो केंद्र सरकार ने इसी आदेश के अनुपालनार्थ अर्थात इसी का अनुपालन करने के लिए जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनियमन समिति, ये दोनों का गठन किया गया 2018 में। अब देखिए क्या है CWM में और CWRC अर्थात कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण क्या है और कावेरी जल विनियमन समिति क्या है, इन दोनों को भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए कावेरी जल प्रबंधन, अगर हम बात करें, प्राधिकरण की बात करें, तो देखिए केंद्र सरकार के द्वारा सबसे पहले कावेरी जल विवाद के लिए एक न्यायाधिकरण बनाया गया 90 में, आपने अभी देखा। फिर न्यायाधिकरण ने क्या किया, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत इसने एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत, और इसमें पक्षकारों द्वारा रिपोर्ट जो ये सौंपी गई ट्रिब्यूनल के द्वारा, उसके विरोध फिर से ये लोग SC में चले गए, वहां पर विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी। उसके बाद क्या हुआ, SC ने ट्रिब्यूनल के फैसले को संशोधित रूप से लागू किया और लागू करने के बाद इन दोनों का गठन हुआ, यह भी आपको पीछे बताया गया है। अब यह कहा गया कि आप एक ऐसी योजना बनाने का इसमें निर्देश दिया गया जो कि अधिनियम की धारा 6A के तहत थी, ये एक अन्य पहलू है, कि उसमें फिर उसी का परिणाम यह हुआ कि 1 जून 2018 को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। अब कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का काम क्या है, तो ये जो जल वितरण होगा इन राज्यों में उसको ये देखेगा, राज्यों के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो, किस तरह से समन्वय हो, इस बात को तय करेगा और मॉनिटरिंग करेगा कि जल वितरण की निगरानी के साथ साथ ये देखेगा कि वितरण के लिए जो आदेश हुआ है उस आदेश का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। साथ साथ जल विवादों का समाधान भी करेगा, अगर जल विवादों को सुलझाने के लिए इसको कोई किसी भी प्रकार के न्याय संगत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो ये उस निर्णय को लेगा। दूसरे अगर संगठन की बात, दूसरे अगर हम जो कमेटी बनाई गई उसकी बात करें तो कावेरी जल विनियमन समिति दूसरी बनी, अर्थात CWRC कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी। इसकी स्थापना क्यों हुई, तो स्थापना CWDT अर्थात जो ट्रिब्यूनल था, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, उसी के निर्णय को लागू करने के लिए, निगरानी करने के लिए यह भी दूसरी समिति के रूप में इसको भी बनाया गया। इसका भी लगभग वही काम था कि जल वितरण को यह विनियमित करेगी, कर्नाटक के जलाशयों से अगर कोई भी छोड़े जाने वाला पानी है तो उसका निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों को निर्धारित जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार पानी आवंटित हो और इसमें जो भी राज्य है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, उसको यह पानी उचित मात्रा में पहुंचा है कि नहीं। साथ साथ अब इसके एक अन्य पक्ष संवैधानिक प्रावधान की तरफ भी नजर डालें। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 262 है वो ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जब भी अंतर्राज्यीय जल विवाद होगा तो इस विवाद के निपटारे के लिए संसद को कुछ शक्तियां देता है। क्या देता है, वो कहता है कि संसद को ऐसी विवाद, जब इस प्रकार का विवाद होगा तो इसकी शिकायत न्यायिक निर्णय करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है ये संसद को। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 262, ये आप याद रखेंगे अंतर्राज्यीय जल विवाद की कंडीशन में। साथ ही साथ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को भी सीमित करना इसमें शामिल है। इसमें अगर संसद चाहे तो वो कानून बना के न्यायालय के जो अधिकार हैं उसको भी सीमित कर सकती है और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसे विवाद को उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सके। साथ ही अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया गया है। उसी के तहत जो ट्रिब्यूनल जिसका गठन किया गया था उसके तहत ये ट्रिब्यूनल गठित हुआ था। तो ये कुछ तथ्य थे, आप याद रखेंगे। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए होगा, लेकिन उससे पहले एक सूचना है कि हमारे 2 साप्ताहिक कार्यक्रम हैं, एक पॉलिटी और दूसरा इकोनॉमी से संबंधित, जिसमें सप्ताह भर के पॉलिटी और इकोनॉमी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दों को एक साथ लेकर प्रस्तुत किया जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। तो इन दोनों कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर देते हैं इसका सही जवाब देने के लिए। प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान कावेरी नदी का उद्गम स्थल है?
ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियां या विंध्याचल पहाड़ियां? तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।